जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़ रहे थे ब्लॉक 8 की पैथोलॉजी में नियोप्लेजिया सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, विच इज़ चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक रॉबिन। सो बच्चों, नियोप्लेजिया एक ऐसा टॉपिक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत ड्राई, बड़ा अनइंटरेस्टिंग और बहुत मुश्किल। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जब आप लोगों के हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर स्टार्ट होंगे फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये कितना ही बेकार चैप्टर है। लेकिन मैं आप लोगों को इसको बहुत ईजी, बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत इंटरेस्टिंग वे में AI इमेजेस के साथ एलैबोरेट करके बताऊँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आप लोग कहो ना कि हम ब्लॉग से एक दो दिन पहले उठाएं किताब, जैसे आप लोगों का होता है, मुझे भी पता है, मैंने भी यूँ ही किया था, तो वो आखिरी एक दो दिन के अंदर ना आप लोग पहले इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, और अगर आप लोग ये कहो ना कि हम सारा का सारा आज ही पढ़ेंगे न्यू प्लेस है, तो वो आप लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि अपने समर वेकेशन से होने वाले हैं तो इनको यूटिलाइज़ करो, और रोज़ आप लोग जो है ना एक एक दो दो लेक्चर्स लो, और उसके साथ एक एक दो दो टॉपिक्स कवर करो, क्योंकि इकट्ठा कवर करना बहुत टफ हो जाता है। तो अच्छा, आज के हम लोगों ने स्टडी करके कर लिया, हमने इसका जनरल ओवरव्यू पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है ना वो इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था। हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिनाइन और मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म के वो पढ़े थे। उसमें क्या क्या था हमारे पास? डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया और डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया, लोकल इन्वेजन और मेटास्टासिस। और उसके बाद आज हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों का डिफरेंस पड़ा हुआ था बिनाइन और मेलिग्नेंट का पढ़ने वाला, तो मैं आप लोगों को वो एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है, हर लिहाज से। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? जो मासूम वाले ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं। मेलिग्नेंट क्या होते हैं? जो खतरनाक वाले होते हैं। ग्रोथ रेट ही हमने सबसे पहले बात की थी, बिनाइन का स्लो होता है, मेलिग्नेंट का फास्ट होता है। डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया, डिफरेंशिएशन और लोकल इन्वेजन और मेटास्टासिस, ये तीन टॉपिक हमने पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो बिनाइन क्या थे, वेल डिफरेंशिएटेड, मेलिग्नेंट क्या थे, पुअरली डिफरेंशिएटेड, एनाप्लास्टिक, ठीक है। लोकल इन्वेजन, अच्छा, एनाप्लास्टिक के जो आगे फीचर्स होते हैं ना, उस प्लांट के नाम से जो निमोनिक था, आप उसके मजीद आगे 5 डिफरेंसेस निकाल सकते हो कि इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, इसमें प्लियोमॉर्फिज्म है, इसके अंदर माइटोटिक फिगर नहीं है, इसके अंदर माइटोटिक फिगर है। वो फिर आपका काम है, मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इन्वेजन का हमने क्या पढ़ा था? नॉन इन्वेजिव होते हैं, ये इन्वेजिव होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मेटास्टासिस ये शो नहीं करते, ये शो करते हैं, और ये की फीचर है, ठीक है। कैप्सूल की बात की थी, बेनाइन में होता है, मेलिग्नेंट में नहीं होता। अच्छा बच्चों, जब हम डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो जो एक्सेप्शंस आती हैं ना, हम एक्सेप्शंस की बात यहाँ पर नहीं करते, जो रूल ऑफ थंब होता है हम उसकी बात करते हैं। नोमेनक्लेचर की हमने बात की थी, इसमें ओमा आता है, चाहे मीजनकाइमल हो चाहे एपिथेलियल, उसमें सार्कोमा और कार्सिनोमा। सार्कोमा मीजनकाइमल के लिए, कार्सिनोमा एपिथेलियल के लिए। साथ साथ आप लोगों की ना मैं रिविजन कराती जाती हूँ ताकि आप लोगों को बातें, पॉइंट्स याद रहें, ठीक है। कुछ लोगों की जो ऑडिटरी मेमोरी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कि वो खुद जब पढ़ें तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकरेंस की, तो ये हमारे पास क्या होता है? रेयर होता है। बिनाइन रिकरेंसेस मतलब एक दफ़ा ट्रीट हो गया तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। मेलिग्नेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? हम इसके अंदर एक CN कर सकते हैं, बिनाइन के अंदर इसके अंदर नॉर्मल एक CN नहीं हो सकती होती। एग्जाम्पल फाइब्रोमा, लाइपोमा, इसमें फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, बहुत सारी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर के ऊपर। बुक के अंदर बहुत ही बेकार करके लिखा हुआ है, 4-5 सफ़ों का लिखा हुआ है, पता नहीं चलता क्या क्या कुछ पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से जितना पढ़ाऊंगी बहुत शॉर्ट लिस्टेड है, यही करना है, यही पेपर में आएगा। एपिडेमियोलॉजी कहते हैं किसको है? एपिडेमियोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक स्टडी होती है किसी भी डिजीज़ के बारे में, कि उस डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है एक इलाके में या वर्ल्ड में, वो कितनी ऑफन होती है वो डिजीज़, इन होम दे अकर, किस पॉपुलेशन ग्रुप में ज़्यादा होगा, मेल्स में ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा, और वो डिजीज़ क्यों हो रही होती है। फिर जब हम कैंसर के हवाले से बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर की, तो हम पढ़ेंगे कि हु गेट्स कैंसर, मेल, फीमेल, एडल्ट, चिल्ड्रन, किसको ज़्यादा हो रहा है, वेयर इट इज़ कॉमन, कौन सा ऐसा जियोग्राफिकल, कुछ कैंसर्स होते हैं जो जियोग्राफिकली, बल्कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो जियोग्राफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कौन से खत्ते के अंदर कौन सा कैंसर ज़्यादा प्रेवलेंट है, वाई इज़ इट कॉमन देयर, अब वहाँ पर क्यों है प्रेवलेंट, और विच फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें हम लोग एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर में पढ़ने जा रहे हैं। फिर आपको रॉबिन्स के मुताबिक लिखा हुआ है सारा परेशानियों की होती है। कैंसर में हम लोग जो है ना वो 3 मेजर फैक्टर्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स। इन कुछ इन्वायरमेंट के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर करा सकते हैं, कुछ हेरिडिटरी, ऑफ कोर्स आपको पता है, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, म्यूटेशंस, और कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास क्या जाता है? स्मोकिंग, ठीक है। अब आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपके साथ आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके साथ वाला बंदा स्मोकिंग नहीं भी करा, तो क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर स्मोकिंग का धुआं जा रहा है तो वो भी एक तरह से पैसिव स्मोकर बन गया, वो भी लंग कैंसर के रिस्क पे है। आपकी डाइट क्या है, ठीक है, आपके खत्ते में उगती ही कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन कौन से फल उगते हैं, ठीक है। ओबेसिटी कितनी प्रेवलेंट है,
रेडिएशंस कितनी है एनवायरनमेंट के अंदर, इन्फेक्शंस के रिस्क कितने हैं, रिप्रोडक्शन ये मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरह से, और ऑक्यूपेशंस क्या हैं लोगों के। हेरिडिटरी फैक्टर्स के हम लोग पढ़ते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस और फैमिली हिस्ट्री, और कल्चरल फैक्टर्स में भी यही डाइट, अल्कोहल, एक्सरसाइज, ओबेसिटी, यही सब कुछ आ जाता है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, मैंने यहाँ पे की हुई है, आप लोग इसी को एज इट इज कॉपी कर लो। बच्चे मुझसे ब्लॉक 7 के भी नोट्स मांग रहे थे। बच्चों नोट्स बनाना तो आप लोगों का काम है, मैंने तो यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना, टीचर थोड़ी नोट्स बना कर देता है। आप लोग खुद नोट्स बनाओ या फिर यूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो यहीं से। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ एग्जांपल दी हैं। स्मोकिंग, आपको पता है स्मोकिंग हर बंदे को अब तो पता है कि 90% ऑफ द लंग कैंसर हमारे पास स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं। सिर्फ लंग कैंसर नहीं, माउथ कैंसर, फेरिंग्स और लेरिंग्स वगैरह का कैंसर भी। बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इतना नहीं याद करना, जितना लिखा हुआ है बस उतना याद करना है। अगर किसी बंदे की डाइट के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाई फैटी डाइट है, तो कोलोन कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल पी रहा है तो लिवर कैंसर, आपको पता है ना, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का चांस बहुत बढ़ जाता है अल्कोहल से। मुंह का कैंसर, ओरोफेरिक्स, लैरिंग्स का कैंसर। यूवी लाइट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हमारा एमसीक्यू आया था। यूके ऑस्ट्रेलिया का कोई फार्मर है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना यूवी लाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यूवी लाइट है तो स्किन कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर इन्फेक्शियस एजेंट, हमने यहाँ पर ना इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शियस एजेंट फॉर एग्जांपल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा है। और क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन, हमने अभी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री की बात पढ़ी ना, तो एस्ट्रोजन से अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एस्ट्रोजन का एक्सपोजर कब बहुत ज़्यादा होता है, जब फीमेल्स में ही हो सकता है ज़ाहिर एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर, जब फीमेल्स के लगातार पीरियड जाते रहें या बहुत यंग एज में पीरियड जाने स्टार्ट हो जाएं, बहुत यंग एज में मेनार्क स्टार्ट हो जाए, बहुत यंग एज में जो है ना वो मेंसेस स्टार्ट हो जाएं, और जिनके जो है ना ऑफस्प्रिंग नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो उनके अंदर साइकिल स्टॉप नहीं होता। तो बार बार ईस्ट्रोजन की एक्सपोजर की वजह से जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ का डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जिसकी वजह से इस कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आप लोगों ने कितनी बातें याद रखी हैं, बस इतनी कि स्मोकिंग से कौन सा कैंसर हो रहा है, हाई फैटी डाइट से कौन सा कैंसर हो रहा है, अल्कोहल से कौन सा कैंसर हो रहा है, जस्ट इतना। बाकी जो इतने मिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, यूएसए में इतने मिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जापान में इतने मिलियन, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। उसके बाद बच्चों को बता रहे जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, मैंने बात की थी ना कि किस खत्ते के अंदर कौन सा कैंसर ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर यूएसए और यूरोप में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जापान। वहीं पे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का जो रिस्क है वो जापान में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए एंड यूरोप। ठीक है, अब हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना क्यों कैसा उनकी डाइट, छोड़ो इसको, हमारे पेपर में नहीं आने वाली ये चीज़। फिर वो आपको एज का बता रहा है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसको कैंसर होने का रिस्क या फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि म्यूटेशंस एज के साथ साथ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मीडियन एज है मोस्टली कैंसर की वो 55 से 75 साल के दरमियान, 55 to 75 ईयर्स के दरमियान कैंसर हो सकता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि सीएनएस के ट्यूमर्स, ल्यूकीमिया, खासतौर पर एएलएल, अगर आप लोगों को अभी हीमेटोलॉजी पढ़ी है याद होगा, लिम्फोमा, सॉफ्ट टिश्यू के ट्यूमर्स और बोन का सार्कोमा। ठीक है, आई थिंक एविंग सार्कोमा होता है जो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं। प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस यानी कि दीज कंडीशंस कैन लीड टू कैंसर, ये कंडीशन अगर वर्सन हुई तो कार्सिनोमा हो सकता है। उसमें हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। एक है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है ना, तो वो कह रहे हैं कि फर्टाइल सॉइल का काम देता है वो कैंसर बिल्ट होने के लिए। ठीक है, इसका आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का, ये वाला, इसके ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है ना ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स और कैंसर आपस में लिंक किए हुए हैं, तो उससे कार्सिनोमा, लिम्फोमा, मेसोथेलियोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर होते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है कि वो मुख्तलिफ एजेंट से फाइट कर सके, तो वायरस इंड्यूस कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स कौन से, जैसे HIV, एड्स वगैरह, प्रेगनेंसी भी एक इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट है, डायबिटीज़ है अगर किसी बंदे को, या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स हैं। और फिर है प्रिकर्सर लीयंस। प्रिकर्सर लीयंस का मतलब ये है कि एपिथीलियम के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आना, जैसे कि एपिथीलियम का मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया हो रहा है, तो वो आगे कैंसर को लीड कर सकता है। अब वो कैसे होता है इसकी डिटेल मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स कौन कौन से, भाई आपकी बुक का टेबल ही है ये, मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वैसे पूरा टेबल ही याद करना है बच्चों। ये वाइवा में एज इट इज़ हमसे सवाल पूछा था कि 3 ऐसी कैंसर्स बताएं जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट से ओरिजिनेट होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का नाम भी बताना था। जैसे हेपेटाइटिस है तो इसकी वजह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, गैस्ट्राइटिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, गैस्ट्राइटिस से एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है किसी को तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस से मीजोथीलियोमा। बच्चों ये जो एस्बेस्टोस वाली बात है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, मीजोथीलियोमा ये आपके इस ब्लॉक के लिए नहीं, ब्लॉक 9 के अंदर ही आता होता है, लेकिन आप लोग अभी से याद कर लो।
फिर प्रीकर्सर लीयंस। प्रीकर्सर लीयंस का क्या मतलब है? एपिथेलियम के चेंजेस विच कैन लीड टू कैंसर। जैसे कि अब ये रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के। स्केमस मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा स्मोकर्स में होता है। बच्चों अगर आप लोगों को मेरा मेटाप्लेजिया एनाप्लेजिया वाला लेक्चर याद हो तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मेटाप्लेजिया का मतलब होता है कि एक मैच्योर एपिथेलियम की लेयर का दूसरी एपिथेलियम से बदल जाना, और डिस्प्लेजिया वहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ हो जाना। तो हमने बात की थी ना कि ब्रोंकियल म्यूकोसा के अंदर मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया हो जाता है और वो लंग कैंसर को लीड कर सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया डिस्प्लेजिया, एंडोमेट्रियम का जैसे मैंने भी बात बताई है पीछे, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फिर ल्यूकोप्लेकिया ऑफ द ओरल कैविटी वल्वा पीनस, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पहले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्केमा सेल कार्सिनोमा, विलस एडिनोमा ऑफ द कोलोन, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ होते हैं ऑक्यूपेशनल कैंसर्स। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स का मतलब ये है, ऑक्यूपेशनल कैंसर्स का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो इन केमिकल्स को ज़्यादा एक्सपोज्ड है, तो उसके अंदर ये कैंसर्स, इन केमिकल्स को एक्सपोज है तो ये कैंसर हो सकते हैं। इसमें आर्सेनिक, ज़्यादातर लंग कैंसर ही है इसमें बच्चों। आर्सेनिक कंपाउंड है तो लंग कैंसर, एस्बेस्टोस है तो अगेन लंग कैंसर या मीजोथीलियोमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्बेस्टोस। बेंजीन है तो AML, कैडमियम है तो प्रोस्टेट का कार्सिनोमा, क्रोमियम तो लंग का कार्सिनोमा, निकल, रेडॉन, विनाइल क्लोराइड, इसी तरह से सारे बताए मैं, ये आपकी बुक का ही एक टेबल है। अब जो AI जनरेटेड है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ ताकि वहाँ से भी आप लोगों को अच्छी वाली समझ आ जाए। और बुक के अंदर भी बच्चों ये आपके 4-5 पेजेस हैं बुक के अंदर से, ये वाली सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत ही बकवास सी लिखी हुई हैं, सॉरी। ठीक है, ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे बुक के अंदर, आप लोगों ने टेबल्स लाजमी याद कर लेने, वरना मैं AI में भी जो मैंने बनाया ना उसके अंदर भी मैंने डाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैंसर जीन स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर की बात हो रही थी, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें से चीज़ें आ जाती होती हैं, तो ये उसका एक समराइज्ड AI फॉर्म है जो मैं पोस्ट भी कर दूंगी अपने यूट्यूब पर। आप लोग मेरे चैनल पर जाके भी कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पहले बताई हुई कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या? द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कैंसर इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि किस तरह से डिजीज़ हो रही है, किसको हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। फिर हमने बताया कि 3 मेजर फैक्टर होते हैं जो कैंसर में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वायरमेंटल, हेरिडिटरी और कल्चरल। ठीक है, उस सब की आगे लिस्टिंग भी की हुई है। फिर हमने इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बताए हैं कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज कर रहा है, हाई फैटी डाइट, कोलोन कार्सिनोमा, अल्कोहल, UV लाइट, इन्फेक्शियस एजेंट्स और ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे हमने कुछ जियोग्राफिकल डिफरेंसेस की बात की थी, फिर हमने लिंक विद एज किया था कि जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी ज़्यादा म्यूटेशंस, उतने ज़्यादा कैंसर का रिस्क। फिर हमने कुछ एक्वायर्ड प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन की बात की थी जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स और प्रिकर्सर लीयंस की बात थी। फिर यहाँ पे हमने इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स की बात की थी। आपकी बुक के टेबल्स हैं, ये वाला टेबल और ये ऑक्यूपेशनल कैंसर वाला टेबल आपकी एग्जैक्टली बुक का है, आप लोग यहाँ से करो ज़्यादा बेटर है। और फिर प्रिकर्सर लीयंस की भी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, स्केमस मेटाप्लेजिया से, कौन सा कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से, ल्यूकोप्लेकिया से और विलस एडिनोमा से। तो ये इस तरह से डायग्राम्स बनी हुई होती हैं, तो समझने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है और याद भी रह जाता है। तो ये इंशाल्लाह मैं पोस्ट भी कर दूँगी, और आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।